नमस्कार, मेरा नाम विवेक कुमार है। मैं एमएलटी कॉलेज सहरसा में सहायक अध्यापक के पद पर कार्यरत हूँ। आज की इस ई लर्निंग कक्षा में आप सबों का स्वागत है। हम लोग अपनी पिछली कक्षा में अंग्रेजी शासन के दौरान यूरोपीय समाज या अंग्रेजी शासन व्यवस्था का भारत के सामाजिक जीवन पर क्या प्रभाव पड़ा, इस पर चर्चा कर रहे थे और यह चर्चा अधूरी रह गई थी। इसी चर्चा को आज हम लोग फिर आगे कंटिन्यू करेंगे। यह भारत के अंग्रेजी शासन के भारतीय समाज के ऊपर क्या प्रभाव पड़ा, यह स्नातक और स्नातकोत्तर दोनों स्तरों पर एक महत्वपूर्ण टॉपिक के रूप में पढ़ना है, जानना है। अगर हम लोग सामाजिक परिवर्तन, धार्मिक परिवर्तन को जानेंगे कि किस कारण से भारतीय समाज में 18वीं 19वीं सदी में भारतीय सामाजिक जीवन में बदलाव आए, जो सामाजिक कुरीतियाँ थी वो किस प्रकार दूर की गई, तो इससे राष्ट्रीय चेतना के प्रचार प्रसार के सवाल को भी समझने में मदद पहुंचेगी। भारतीय समाज के पुनर्जागरण का दौर जो 19वीं सदी में भारतीय समाज में सामाजिक और धार्मिक पुनर्जागरण का दौर चला, तो इसके क्या कारण थे, यूरोपीय समाज ने इसे किस प्रकार प्रभावित किया या अंग्रेजी शासन के संपर्कों ने इसे किस प्रकार प्रभावित किया, इसके बारे में हम लोग जानने का प्रयास कर रहे हैं। और हमारा सवाल भी यही है कि 19वीं सदी में यूरोपीय संपर्क का भारतीय जनजीवन के सामाजिक और धार्मिक पक्ष पर क्या प्रभाव पड़ा। राष्ट्रीय चेतना के जागरण में इसके प्रभाव का मूल्यांकन किस प्रकार किया जा सकता है। इन संपर्कों ने स्त्रियों और निचली जातियों के दशा पर क्या प्रभाव डाला, या प्रबुद्ध भारतीयों ने यूरोपीय संपर्कों के आधार पर हिंदू पुनर्जागरण की दिशा को कैसे तय किया। तो हम लोग इसी सवाल को समझने का प्रयास कर रहे थे। तो अभी तक हम लोग जाने कि 18वीं 19वीं सदी में भारतीय समाज की स्थिति क्या थी, भारत में सामाजिक संरचना कैसी थी। शुरू से हम लोग जान रहे हैं कि भारत में भारतीय समाज को 4 वर्ण में बांटा गया: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। इन 4 वर्गों में भारतीय समाज को बांटा गया। यहाँ ध्यान देने की बात यह है कि यह वर्ग थे, न कि जाति थे। मतलब इन्हें कर्म के आधार पर वर्ग में बांटा गया था और इसमें कहीं भी शूद्र को क्षुद्र जाति के रूप में नहीं दर्शाया गया था, कहीं भी उसे निम्न जाति के रूप में स्थान नहीं दिया गया था, बल्कि इन वर्गों में गतिशीलता थी। ऋग्वेद में चर्चा है इन 4 वर्गों की, वर्ण की: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये 4 वर्ण की। ऋग्वेद में ही यह भी चर्चा है कि एक ही परिवार में व्यवसाय के आधार पर लोग अलग अलग कर्म करते हैं। वहीं यह भी इस बात का भी उल्लेख है कि अगर एक ही परिवार के लोग ब्राह्मण कर्म के पेशे को भी अपनाए हुए हैं, क्षत्रिय के पेशे को भी अपनाए हुए हैं, वैश्य और शूद्र का भी काम करते हैं, इस वर्ग में एक गतिशीलता है। यह जातीय विभाजन नहीं है, बल्कि वर्ग के रूप में केवल बांटा गया है। यह काम के बंटवारे के आधार पर यह वर्ग बनाया गया है और काम चुनने की स्वतंत्रता मौजूद है। लोग अपने इच्छानुसार काम चुन सकते हैं। कामों के बंटवारे के आधार पर ये वर्गों को बनाया गया है। और थोड़ा पीछे जाकर देखें तो जब हम लोग आदिम अवस्था में थे, वहाँ से जैसे ही हम लोग मनुष्य के रूप में अस्थायी जीवन की शुरुआत करते हैं, तो वहीं से हमारे काम का बंटवारा शुरू हो जाता है। जब हम जंगलों से निकलकर समतल पर बसते हैं, पहाड़ों पर से उतर के समतल पर बसते हैं, मैदानी भागों में बसते हैं, तो वहाँ हम लोगों को खेती से परिचय होता है और खेती से परिचय के बाद अस्थायी जीवन की शुरुआत होती है। घूमंती जीवन से हम लोग अस्थायी जीवन में आ जाते हैं। जब अस्थायी जीवन में कृषि के पेशे को अपनाते हैं और जब हमारा स्वरूप बढ़ता जाता है, जब हमारी संख्या बढ़ती जाती है,
तो फिर अलग अलग कर्मों को हम लोग अपनाते हैं। और यह कर्म जो है कार्य के बंटवारे से जुटा हुआ था। ऋग्वेद में भी यही चर्चा है, 4 वर्ण की चर्चा है जो अलग अलग पेशे को करते हैं। इन वर्णों को कहीं भी जातीय रूप में स्थापित नहीं किया गया। बाद के काल में जैसे जैसे सामाजिक बदलाव होते गए, ये वर्ण धीरे धीरे जाति के रूप में स्थापित हो गए। फिर ये जाति ही उपजाति के रूप में, मतलब इस जाति का भी अलग अलग जाति के रूप में, जाति से उपजातियों के रूप में विभाजन हो जाता है। गुप्त काल तक आते आते यह विभाजन और भी तेज हो जाता है। जैसे ब्राह्मण है तो ब्राह्मण वर्ण में भी, ब्राह्मण जाति में भी अलग अलग उपजाति बन जाती है, जो काम के आधार पर या क्षेत्र के आधार पर पहचानी जाती है। इनकी पदवी भी अलग अलग हो जाती है, इनका टाइटल अलग अलग होने लगता है। इसी तरह क्षत्रियों का भी विभाजन हो गया, इसी तरह वैश्य का भी विभाजन हो गया, इसी तरह शूद्र का भी विभाजन हो गया। शूद्र से एक और जाति निकल गई जो निकृष्ट काम को करती थी, गंदे कामों को करती थी, जैसे सफाई का काम या पशु के चमड़े का व्यापार करना या आखेट करना या मैला साफ करना। तो इस तरह के हीन समझे जाने वाले काम को करती थी। तो वहाँ से ये जातीय विभाजन तेज होता गया और जो निम्न दर्जे के थे, जो शूद्र और उससे निकले हुए जाति थे, जिनको अंत्यज कहा गया, जो अछूत माने जाने वाले कर्म को करते थे, उन्हें सामाजिक विभाजन से, सामाजिक वर्गीकरण से अलग से अंत्यज की श्रेणी में डाल दिया गया और उनका स्पर्श भी वर्जित मान लिया गया। और यह विभाजन बाद के कालों में भी बना रहा, तेज ही रहा, और कहीं न कहीं इसे झूठे धार्मिक व्याख्याओं के आधार पर सही ठहराने की कोशिश की गई। एक दूसरा बदलाव यह हो गया कि स्त्रियों को धीरे धीरे स्त्रियों के अधिकारों को सीमित करने का प्रयास होने लगा और वैदिक काल से ही स्त्रियों के अधिकार छीने जाते रहे और धीरे धीरे वह चार दीवारी के अंदर रहने वाली एक वस्तु बन गई, जिसके कोई भी सामाजिक आर्थिक अधिकार नहीं थे। हालांकि पूर्व मध्यकाल धार्मिक क्रियाकलाप में स्त्रियों को भी अधिकार दिया गया था, लेकिन शिक्षा का अधिकार उससे छीन लिया गया, आजीविका का अधिकार छीन लिया गया, उनकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार उससे छीन लिया गया। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह हुई कि शिक्षा के अधिकार से भी उसे वंचित कर दिया गया। यह व्यवस्था धीरे धीरे रूढ़ होती गई और भारतीय समाज की एक विशेषता के रूप में बदल गई। यह वर्गीकरण पूर्व मध्यकाल में देखते हैं या मध्यकाल में भी देखते हैं तो यह वर्गीकरण बना रहा। अंग्रेजों के आगमन के समय भी देखते हैं तो यह वर्गीकरण बना रहा। ईसाई मिशनरी जब भारत आए तो उन्होंने भी इस कुरीतियों को उभारना शुरू किया और लोगों को ईसाई धर्म की ओर प्रेरित करना शुरू किया। तो एक हिंदू धर्म पर एक चोट यहाँ से पहुँची कि लोगों को यह लगने लगा कि अगर अपने धार्मिक व्यवस्था में, अपने सामाजिक व्यवस्था में सुधार नहीं किया जाएगा तो हिंदू धर्म के पतन से नहीं रोका जा सकता है। तो एक बदलाव जो है वो ईसाई मिशनरियों के कारण आया। दूसरा बदलाव आया कि जब यूरोपीय लोग भारत आने लगे, उनकी सत्ता स्थापित हो गई, जब वो शासक वर्ग में शामिल हो गए तो उन्होंने शिक्षा पर, यहाँ की शिक्षा व्यवस्था का मजाक उड़ाना शुरू किया और यूरोपीय ज्ञान विज्ञान को श्रेष्ठ कहना शुरू किया। बहुत सारे भारतीय यूरोप भी गए, यूरोप से ही बहुत सारे व्यापारी और वहाँ के निवासी भारत आए। तो इस सामाजिक संपर्कों का लोगों की चेतना पर भी असर पड़ा, शिक्षा व्यवस्था पर भी, शैक्षणिक ज्ञान पर भी इसका असर पड़ा। ज्ञान विज्ञान का जो मिश्रण हुआ इससे भी काफ़ी प्रभाव पड़ा और विदेशों में हो रहे बदलाव, खासकर यूरोपीय क्षेत्र में हो रहे बदलाव, पुनर्जागरण का दौर या
औद्योगिकरण का दौर, नए नए यंत्रों का आविष्कार, नए नए बदलावों का आविष्कार, विभिन्न प्रकार के मत, फ्रांस की क्रांति, इंग्लैंड की क्रांति, इस तरह राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक क्षेत्र में तेज़ी से जो बदलाव हो रहे थे, इन चीज़ों को समझने का, जानने का भारतीयों को भी अवसर मिला। वे भी इन बदलावों से परिचित हुए। जो भारत इन बदलावों से अब तक अनभिज्ञ था, वो यूरोपीय ज्ञान विज्ञान साहित्य से परिचित हुआ। उन्होंने देखा कि किस प्रकार वहाँ पर अंधकार युग का समापन हुआ, किस प्रकार वहाँ पर वैज्ञानिक चेतना का प्रसार हुआ, किस प्रकार वहाँ के सामाजिक जीवन में, राजनीतिक जीवन में बदलाव आ रहा है, किस प्रकार यह परिवर्तन की दशा जो है, यह परिवर्तन का दौर जो है काफ़ी तेज़ी से चल रहा है। तो इससे बहुत सारे प्रबुद्ध भारतीयों को भी सोचने समझने का मौका मिला। यहाँ जो शिक्षा व्यवस्था थी, ज्ञान विज्ञान जो केवल धर्म के आधार पर चल रहा था, धार्मिक चादर ओढ़े हुए था और विज्ञान से, वैज्ञानिक बदलाव से अभी तक वाकिफ नहीं हो पाया था। जबकि प्राचीन काल में ये सारे चीज़ थे, लेकिन कहीं ना कहीं यह बीच में आकर लुप्त हो गया था। तो इस तरह के ज्ञान विज्ञान की खोज या ज्ञान विज्ञान से परिचय भी सामाजिक चेतना के बदलाव का वाहक बना। लोग यूरोपीय ज्ञान विज्ञान से परिचित हुए, प्रभावित हुए और भारतीय ज्ञान विज्ञान में उसे शामिल किया गया। तो शिक्षा का, सामाजिक संपर्कों का आपस में प्रभाव पड़ा। तीसरा बदलाव यह हुआ कि बहुत सारे प्रबुद्ध यूरोपीय, बहुत सारे यूरोपीय या भारतीय, उनके साथ में भारतीय भी कहें, यूरोपीय और भारतीयों ने पुरातत्व या प्राचीन भारतीय इतिहास के अध्ययन में रुचि दिखाई, प्राचीन ज्ञान विज्ञान के अन्वेषण में, खोज में रुचि दिखाई। और जैसे थियोसॉफिकल सोसाइटी या आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, तो ये सभी पुराने इतिहासों को खोजने लगे, निकालने लगे और जो बातें कहीं ना कहीं लुप्त हो गई थी, जो चीज़ें छिप गई थी, उन चीज़ों से लोगों को परिचय करवाना शुरू किए। तो इन परिचय का फ़ायदा यह हुआ कि जो पुराने साहित्य, जो पुराने ज्ञान विज्ञान, जो पुराने ऐतिहासिक गौरव के विषय थे, उन चीज़ों को पुनः जनता के सामने लाया गया। लोग उससे परिचित हुए और अपनी प्राचीन संस्कृति की गौरव गान से परिचित हुए। प्राचीन संस्कृति के प्रति जो गौरव भाव था, उनसे लोग परिचित हुए और अपनी वर्तमान दशा और प्राचीन काल की दशा में मिलाकर देखा कि कहाँ कितनी गिरावट आई है। इससे भी सामाजिक जागरण में सहायता मिली, धार्मिक सुधार की गति को बल मिला। बदलाव का दौर, यहाँ के ज्ञान विज्ञान के प्रचार प्रसार के अलावा सामाजिक संपर्कों में जो तेज़ी आई, खास करके रेल, डाक, तार संचार व्यवस्था के कारण जो सामाजिक मिश्रण तेज हुआ। पहले जो यहाँ आत्मनिर्भर ग्रामीण इकाइयों के रूप में लोग रह रहे थे, वो ढांचा टूट गया। अंग्रेजी नीतियों के कारण यहाँ की अर्थव्यवस्था पर बुरा प्रभाव पड़ा और स्वनिर्भर ग्रामीण अर्थव्यवस्था का ढांचा टूटा। शहरीकरण या लोग शहर की ओर रोजगार की तलाश में आए। खेत खलिहान, खेती बर्बाद होने के बाद लोग दूसरे आजीविका की तलाश में अपने प्रदेश से उठकर दूसरे प्रदेश में गए। रेलवे का विकास, शहरों का विकास, समाचार पत्रों का विकास, ज्ञान विज्ञान का प्रचार प्रसार, संचार के साधन, इन सारी चीज़ों में जितनी तेज़ी आई, लोगों का मिश्रण उतना ही तेज हुआ। देश के अंदर सामाजिक मिश्रण जो है वो तेज हुआ। जो आपसी संपर्क है उसका प्रभाव पड़ा और उसके कारण भी सामाजिक बदलाव तेज़ी से हुआ। लोग अब अपनी आँखों पर देखी हुई बातों पर भरोसा करने लगे। सुनी सुनाई बातें धीरे धीरे कम होने लगी
और यह सम्मिश्रण के कारण, आपस में मिलने जुलने के कारण जो जातीय रूढ़िबद्धता थी या जातीय बंधन था वो ढीला पड़ा। जैसे रेल के डिब्बे में एक साथ सफ़र कर रहे हैं तो वहाँ पर सभी की स्थिति समान है, एक दूसरे से कंधे रगड़ खा रहे हैं, सड़कों पर चलते हुए एक दूसरे से टकरा रहे हैं, ये छुआछूत की भावना थी। ये सारी चीज़ें दूर हुई। शहरों के रूप में अलग अलग केंद्रों का विकास, शिक्षा का विकास, विद्यालय या कॉलेज, जो पहले मंदिरों में मदरसों में शिक्षा दी जाती थी, उसके बदले अब जो विद्यालय और कॉलेजों की स्थापना होने लगी व्यक्तिगत स्तर पर या सरकारी स्तर पर, तो इनसे भी लोगों में जातीय बंधन जो था वो ढीला पड़ा और एक दूसरे से सामाजिक मेलजोल बढ़ा। इस मेलजोल के बढ़ने के कारण भी समाज में जागरूकता का प्रचार प्रसार हुआ, जागरूकता आई। तो जड़ता, अंधविश्वास जो था वो विज्ञान के सामने पराजित हुआ। जड़ता का स्थान प्रगति ने ले लिया और सामाजिक रूढ़ियों पर तार्किक दृष्टिकोण आरूढ़ हुआ। ये सारे सुधार सामाजिक आंदोलन के परिणाम थे। भारतीय समाज में जो अंधविश्वास था या भागवत था, उपमंडूकता थी, जाति प्रथा, ऊंच नीच का भेदभाव, अछूत परंपरा आदि पर कठोर प्रहार पड़ा और इन सब बुराइयों के विरुद्ध लोगों को संगठित होने का मौका मिला। दमन, उत्पीड़न, शोषण को एक सामूहिक आवाज़ मिली, इसके खिलाफ में आंदोलन खड़े हुए और इसके कारण भी सामाजिक गतिशीलता बढ़ी। तो आज की क्लास में इतना ही। अगली क्लास में हम लोग फिर इसी विषय को आगे बढ़ाते हुए चर्चा करेंगे कि ये जो बदलाव आए, इस बदलाव को भारतीयों का क्या समर्थन मिला, या अलग अलग जो भारतीय हुए, अलग अलग जो प्रबुद्ध भारतीय अपने अपने क्षेत्रों में अपने अपने समाज के माध्यम से, अपने अपने संस्थाओं के माध्यम से कार्य किए, उनका आखिर इस सामाजिक बदलाव में का क्या योगदान रहा, इस पर भी हम लोग अगले क्लास में फिर चर्चा करते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।